नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं सारा देश 100 खबरों का ये सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की। बिहार में अपराधियों पर पुलिस का डर नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार रात को हिंदुस्तान अखबार के सीवान के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले से घात लगाकर बैठे अपराधी स्टेशन रोड फल मंडी के पास पत्रकार को गोली मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पत्रकार को 5 गोलियां मारी गई। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने इनमें से 2 की पहचान कर ली है। मृतक राजदेव रंजन की आज शादी की सालगिरह थी। राजदेव रंजन के घर में मातम पसरा हुआ है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अभी तक नीतीश सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे मिलने के लिए नहीं आया। पत्रकार की हत्या पर सीवान के एसएसपी सौरभ कुमार शाह ने बताया कि पत्रकार राजदेव रंजन बाइक से जा रहे थे। इसी बीच उन पर अपराधियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया। इसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। सीवान में पत्रकार की हत्या के मामले पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है। बीजेपी और एनजीपी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार में महाजंगल राज लौट आया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाशबीन बने हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर सरकार की सहयोगी आरजेडी ने यह कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी के सवालों पर यह कहा गया कि वो सरकार की छवि खराब कर रही है। सीवान में पत्रकार की हत्या को लेकर आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज है और यहां रोज हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। तस्लीमुद्दीन ने कहा कि नीतीश अकेले ही प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सीवान में पत्रकार की हत्या को लेकर हिंदुस्तान अखबार आज काला दिवस मना रहा है। हिंदुस्तान का पहला पेज आज ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को झारखंड के चतरा में एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि देवरिया पंचायत सचिवालय के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर पत्रकार की हत्या कर दी। बिहार के आदित्य मर्डर केस में फॉरेंसिक जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि आदित्य के सिर में लगी गोली जब्त पिस्टल से ही चली है। इधर घटनास्थल पर मौजूद आदित्य के सभी दोस्तों ने अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया है। उनके मुताबिक वारदात के दौरान आरोपी रॉकी मौके पर मौजूद था, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा। तो आदित्य के पिता ने इन बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी के बीच रॉकी की मां और फरार एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर पुलिस ने हाजिर होने के लिए सख्त हिदायत का नोटिस चिपकाया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आदित्य के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा दी है। कोटा हत्याकांड पर बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने विवादास्पद बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है। हत्याकांड पर भवानी ने कहा कि बिहार से आने वाले आपराधिक चरित्र के छात्रों के चलते शहर में क्राइम बढ़ गया है। आए दिन अपराध सिर्फ और सिर्फ बिहार के आए जो छात्र हैं उन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, इसलिए ऐसे छात्रों को बाहर कर देना चाहिए। उधर कोटा में छात्रों के हंगामे के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने यह कहा है कि कोटा में कोचिंग कर रहे बाहरी राज्यों के उन छात्रों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाएगा जो कक्षाओं से लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं और आपराधिक वारदातों में लिप्त हैं। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने यह कहा है कि वो इस बयान को लेकर एमएलए पर कार्रवाई के लिए केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। इस मामले पर नीतीश कुमार ने कहा है कि छात्र की मौत आपसी लड़ाई में हुई है। बता दें कि राजस्थान के कोटा में कुछ छात्रों ने 2 कोचिंग छात्रों पर चाकुओं से और सरियों से हमला कर दिया था। इस हमले में एक बिहार के छात्र सत्यप्रकाश की मौत हो गई थी। 2008 मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा समेत 6 लोगों को एनआईए की क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि कर्नल पुरोहित समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला चलेगा। एनआईए ने इस मामले को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इसमें कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा समेत 6 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह कहा है कि इस केस में मकौका के तहत कार्रवाई नहीं बनती है। इस तरह एनआईए ने मकौका के तहत लिए गए वालिया बयानों को भी अपनी चार्जशीट में शामिल नहीं किया। एनआईए की चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि एनआईए ने सरकार के दबाव में काम किया है। तो बीजेपी ने इधर यह कहा है कि साध्वी के खिलाफ सबूत थे ही नहीं। वहीं आरएसएस ने पिछली यूपीए सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सच सामने आ गया है और आगे भी सामने आएगा। मालेगांव धमाका केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अविनाश रसल अब इस्तीफा नहीं देंगे। रसल के मुताबिक एनआईए अफसरों ने खेद जताया है। इससे पहले रसल ने यह कहा था कि नई चार्जशीट पर एनआईए ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया और वो इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जेएनयू प्रशासन के दंड पर सशर्त रोक के बाद जेएनयू ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। छात्र संघ ने 16 दिन लंबी हड़ताल खत्म करने की घोषणा की।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया और उसके साथियों के खिलाफ जेएनयू की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही शर्त यह भी रखी है कि इस दौरान कैंपस में धरना प्रदर्शन नहीं होगा। कोर्ट ने उन्हें हड़ताल खत्म करने को भी कहा था। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ के आखिरी दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर से आए बुद्धिजीवियों को संबोधित करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ की शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की थी। उज्जैन सिंहस्थ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संतों के साथ उनकी बैठक हुई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक इसमें भागवत ने संतों को आश्वासन दिया है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए वो सरकार से बात करेंगे। इस बीच उज्जैन सिंहस्थ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक कर भोजन भी किया। इधर इस मौके पर साधु संत भी मौजूद रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से हाथ के बुने सूती कपड़े पहनने की अपील की और कहा कि आज से मैं खुद सिर्फ सूती कपड़े ही पहनूंगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुक्रवार को खत्म हो गया। सरकार के मुताबिक इस बार वो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 10 अहम बिल पास करवाने में कामयाब रही। राज्यसभा के 53 सांसदों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अगर आपके रहते जीएसटी बिल पास हो जाता तो फायदा पूरे देश को मिलता। सांसदों की खाली हुई सीटों पर 11 जून को चुनाव होगा। बेनी प्रसाद वर्मा फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव, आजम खान और अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि बेनी प्रसाद सपा से बगावत कर कांग्रेस में गए थे। शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार ने भले ही एजुकेशन के बजट में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी, लेकिन जमीनी हालात ये हैं कि इस बार 9वीं कक्षा में लगभग 70% स्टूडेंट्स फेल हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की ओर से पंजाब में नशे पर बनाए गीत का शिरोमणि अकाली दल ने विरोध किया है। पंजाब सरकार ने विश्वास को तुरंत सिख समाज से माफी न मांगने पर लीगल एक्शन की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में पहले सैनिक कॉलोनी और अब पंडित कॉलोनियों पर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां सत्ताधारी पार्टी ने इन कॉलोनियों को बनाने का फैसला कर लिया है, वहीं विपक्षी दलों और अलगाववादियों ने इन कॉलोनी के रूप पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग बंगाल में जगह बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अधीर ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया। हरियाणा के जाट आंदोलन में हिंसा की जांच कर रहे पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 90 अफसरों के खिलाफ टिप्पणी की गई। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत दूसरे दलों ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के मुताबिक सिर्फ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। असली दोषी नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के एक और अस्पताल में डांस का वीडियो सामने आया है। चैंबूर के बाद अब मामला परभणी के जिला अस्पताल का है, जहां नर्सिंग डे के नाम पर डीजे लगाकर सभी अस्पताल कर्मचारियों ने अस्पताल के अंदर जमकर ठुमके लगाए। आरोप है कि इसके चलते अस्पताल के मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर इस मामले पर जब जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर जावेद अतर से यह पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिहार के मोतिहारी में नदी में नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि तीसरा लापता है। इसकी तलाश के लिए गोताखोरों से मदद ली गई, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में देर रात एक केमिकल गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। हैदराबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक फैक्ट्री में रखे केमिकल ने तेजी से आग पकड़ ली। अजमेर के टीबी अस्पताल के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक मरीज की मौत हो गई। अलवर गेट निवासी नाथू सिंह निमोनिया के इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसने आग में झुलसकर दम तोड़ दिया। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का निधन हो गया है। उनका निधन कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सड़क हादसे में हुआ। बाबा के दामाद ने इस बात की पुष्टि की है कि सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। संत निरंकारी बाबा के 27 देशों में 100 शाखाएं हैं। जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले ही मौसम ने ट्रैक पर अपना कहर बरपाया है। इस ट्रैक पर कई जगह बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से 20 जगहों से ट्रैक की जमीन धंस गई है। ट्रैक को ठीक करने के लिए सेना को लगाया गया है। यूपी के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी यानी कि AKTU में बड़ी तादाद में फर्जी टीचरों का मामला सामने आया है। अभी तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि AKTU से संबद्ध कॉलेज में 20,000 के करीब फर्जी टीचर्स हैं। दरअसल कॉलेजेस ने ये मान्यता लेने के लिए अपने कॉलेजेस में टीचर्स के फर्जी नाम दे रखे हैं और टीचर वहां पढ़ाते ही नहीं हैं। AKTU ने ऐसे कॉलेजेस के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आतंक फैलाने के बाद अब हाथियों के झुंड का
पुडू के जंगलों में देखा गया। इसके बाद स्थानीय गांव के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। बेंगलुरु में एक लड़की ने जज्बे की एक बेहतरीन मिसाल पेश की। बिना हाथ पैर की ये लड़की 10 किलोमीटर लंबे मैराथन दौड़ में भाग ले रही है। इस बहादुर लड़की को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में पटना 6 नंबर पर है। इस बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में गरीब औरतों ने आसमानी सेना नाम के एक सेना बनाई है। ये महिलाएं अपना हक लेने के लिए अब एकजुट हो रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि अब अपना हक ये छीन कर लेंगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्कूलों में बंटने वाला मिड डे मील को स्कूल के टीचर ही बैठकर खा रहे हैं और इनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी स्कूल के ही छात्रों को दे दी गई है। इस बात की जानकारी जब इलाके के एसडीएम को मिली तो उन्होंने स्कूल में छापा मारा, लेकिन स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा मिला। इसके बाद एसडीएम को पिछले दरवाजे से स्कूल में घुसना पड़ा। आज होने वाले झारखंड बंद के पूर्व संध्या पर रामगढ़ में विपक्षी दलों के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। बंद को देखते हुए रामगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ का मीटर गेज ट्रेन अब इतिहास बनकर रह जाएगा। 15 नवंबर 1886 को शुरू हुए मीटर गेज ट्रेनों का ये सफर 15 मई 2016 यानी कि कल से थम जाएगा। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित एंजल मॉल में कुछ लोगों ने फायरिंग की। हालांकि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं पुलिस का यह मानना है कि गोलियां दहशत फैलाने के लिए चलाई गई। एंजल मॉल में चल रहे डिस्को बार के मैनेजर से इन बदमाशों की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद इन युवकों ने बाहर निकलकर गोलियां चलाई। पुलिस जांच में 3 गोली चलने के निशान मिले हैं। वहीं गोली चलाने वाले सभी युवक फरार हैं। दिल्ली के जनकपुरी पुलिस ने बैंकों के ग्राहकों को उलझाकर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि घर में फूलों का गुलदस्ता लेकर 2 से 3 लोग आए और घर में मौजूद रिटायर्ड बुजुर्ग अधिकारी और उनके नौकर को बंधक बना लिया। इसके बाद लुटेरे घर से 40,000 नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए। घटना ग्रेटर कैलाश के एन ब्लॉक की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में आपसी विवाद के चलते दोस्त ने अपने ही दोस्त को गोली मार दी। घायल आशीष शर्मा का नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आगरा में मकान खाली कराने को लेकर मकान मालिक और किराएदार का विवाद इतना बढ़ गया कि उस इलाके में जमकर पथराव हो गया। वहीं तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक पत्नी ने अपने ही पति का अपहरण करवा दिया। दरअसल खीरी में बीडीओ के पद पर तैनात प्रणय कृष्ण का अपनी पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, जिसके चलते पति पत्नी में काफी तनाव है। राजस्थान के बागौर में घर के दरवाजे पर आई बारात को छोड़कर अपने मौसेरे भाई के साथ भागी दुल्हन को समाज के लोगों के समझाने के बाद आखिरकार 21 दिन बाद दोबारा उसी दूल्हे से शादी रचानी पड़ी। फरीदाबाद में पत्रकार पूजा मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पूजा के पिता रवि तिवारी ने इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमित ने उन्हें करोड़ों रुपए दिलवाने के नाम पर पूजा का सुसाइड नोट पुलिस को सौंपने को कहा था। मुरादाबाद पुलिस ने डकैती करने वाले एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसकी सरगना युवतियां हैं। पुलिस ने गिरोह की 2 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके पास से लूटी गई कार भी बरामद की गई है। बिहार में पूर्णिया के मीरगंज थाने के रंगपुरा गांव में सरपंच के बेटे ने 10 साल की एक लड़की को हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित लड़की आरोपी के बगीचे में आम चुनने गई थी, जिसके बाद बहला फुसलाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। यूपी के बुलंदशहर में एक किसान ने कर्ज के बोझ से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। मृतक के ऊपर बैंकों का करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे बैंक वाले वापस मांग रहे थे। इन्हीं हालात में किसान ने खुदकुशी कर ली। हरियाणा के अंबाला की सुभाष नगर स्थित सरकारी स्कूल के एक टीचर पर बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है, जिसके बाद राज्य की बाल संरक्षण आयोग टीम ने स्कूल पर छापा मारा, जिसके बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में एक अनजान बच्चे का शव बरामद हुआ है। बच्चे के गर्दन और कलाई में धारदार हथियार से हमले का निशान मिला है। यूपी के संभल में एक बार फिर से खाकी वर्दी शर्मसार हुई है। धनाली थाने में पुलिस ने रामनरेश नाम के एक युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी थाने में ही मौत हो गई। इस घटना के बाद 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एमपी के बालाघाट में एक नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता ने अपने भाई पर भी रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के भाई सहित 3 आरोपी अब भी फरार हैं।
सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मोबाइल व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया। बदमाश व्यापारी का नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। लखनऊ के गोमती नगर में 12 साल की एक बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी को एक संस्था की महिलाओं ने थाने में ही पीट दिया। बताया जा रहा है कि 12 साल की बच्ची ने आरोप लगाया था कि एक लड़का उसके साथ छेड़खानी करता है। बच्ची और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और थाने इसको लेकर आई। इसी दौरान वहां संस्था के लोग भी पहुंच गए और थाने के भीतर ही महिलाओं ने आरोपी की धुनाई कर डाली। प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता ने राहुल राज को अग्रिम जमानत देने की बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया में 10 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने पर पुलिस ने 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। 69वें कांस फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने गोल्डन कलर का ड्रेस पहना। रेड कार्पेट पर अपने इस लिबास में ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। ऐश्वर्या 15वीं बार कांस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिल्म सरबजीत का कांस में 15 मई को प्रीमियर रखा गया है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, ऋचा चड्ढा के साथ साथ प्रोड्यूसर्स उमंग कुमार, जैकी भगनानी भी मौजूद रहेंगे। सलमान खान लुलिया वंतूर के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करेंगे। हाल ही में लुलिया सलमान की मां सलमान के साथ चंडीगढ़ से लौटते हुए एयरपोर्ट पर नजर आई थी। सलमान की फिल्म सुल्तान की शूटिंग चंडीगढ़ में चल रही है। सितारों से सजा एक ट्रैवल शो आने वाला है, जिसमें छोटे पर्दे के सितारे आपको दुनिया भर की सैर करवाएंगे। ये एक ट्रैवल शो होगा जिसमें स्टार कपल्स साथ में घूमने जाएंगे। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की नई मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 3 का नया गाना रिलीज किया गया है। गाने को मिका सिंह ने गाया है। नरगिस फाखरी रातों रात मुंबई छोड़कर अपने घर न्यूयॉर्क चली गई हैं। उन्होंने अजहर का प्रमोशन करने से भी इनकार कर दिया है और तो और हाउसफुल 3 और बेंजो की शूटिंग बीच में ही छोड़कर वो रवाना हो गई। सुनने में आया है कि उदय चोपड़ा के साथ वो जल्द ही अपनी शादी का खुलासा करने वाली थी, लेकिन किसी झगड़े की वजह से नरगिस ने मुंबई छोड़ दिया। अमेरिका के सिएटल के जंगलों में भयंकर आग लग गई। तेज हवाओं के चलते ये आग काफी तेजी से 55 एकड़ क्षेत्र में फैल गई। आग के चलते अब तक किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। स्पेन के मैड्रिड में नजदीक भयंकर आग लग गई, जिसके चलते इस इलाके के 9000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। आग के चलते पूरा इलाका धुएं से भर गया। इटली के एवा मोरानो अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। मोरानो का जन्म 29 नवंबर 1899 को हुआ था और अभी वो 16 साल की हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क के सुसाना जोन्स के नाम ये खिताब था, जिनकी गुरुवार को मौत हो गई। भूमध्य सागर में इटली के कोस्ट गार्ड ने सोमालिया के एक 9 महीने की शरणार्थी गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके बचाया। जिस जहाज पर यह महिला यात्रा कर रही थी उसमें कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं। आईपीएल में लो स्कोरिंग मैच में कल किंग्स 11 पंजाब की टीम ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने जीत के लिए 125 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में पंजाब ने 17 ओवर में 3 विकेट पर 127 रन बनाकर मैच जीत लिया। पंजाब के लिए मार्क्स स्टानिश जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं बल्लेबाजी में मुरली विजय ने नाबाद 54 रन बनाए, जबकि रिद्धिमान साहा ने 56 रनों की पारी की। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 4 बजे से बेंगलुरु में आरसीबी और गुजरात लायंस के बीच होगा, तो वहीं दूसरा मैच रात 8 बजे से केकेआर और पुणे के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। रायपुर में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो भी दर्शक मैच देखने आएगा उसको फ्री में पानी देने की जिम्मेदारी बीसीसीआई और आईपीएल की होगी। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ और श्रीलंका के माइला जयवर्धने आईसीसी क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। वहीं अनिल कुंबले इस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने रहेंगे। दिग्गज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने प्रो बॉक्सिंग मैच में जीत का सिक्सर लगा दिया है। विजेंद्र ने पोलैंड के सोल्ड्रा को तीसरे राउंड में नॉकआउट करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। रियो ओलंपिक में 74 किलोग्राम में हिस्सा लेने को जारी विवाद में पहलवान नरसिंह यादव ने कहा है कि उनका हक है। आईबीएन 7 से नरसिंह ने कहा कि वो सुशील से ट्रायल के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे तो 75 और पहलवान अपना दावा पेश करेंगे। उधर सुशील के मुताबिक उन्हें दुख हो रहा है कि इतनी सफलता के बावजूद उन्हें ट्रायल के लिए दूर दूर दर दर घूमना पड़ रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने सुशील और नरसिंह के बीच जारी विवाद में ये कहा है कि ये इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आईओए ने यह कहा है कि इस पर आखिरी फैसला भारतीय कुश्ती संघ को लेना है।